अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, बात चाहे सियासत की हो या मैशत की, हम देखते हैं कि हर चीज़ एक दूसरे से मुंसलिक है। एक तरफ मुआशी मसाइल हैं और दूसरी जानब इदारों की सालाना खसारा और नाकिस कारकर्दगी पर भी हम देख रहे हैं कि अब बड़े संगीन सवालात उठना शुरू हो गए हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस्लाहात का एजेंडा तो लेकर आई थी बहुत सारे इशूज़ के अंदर, जैसे उन्होंने कहा था कि हम पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे, ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स होंगी, इसके साथ साथ जुडिशल रिफॉर्म, गुड गवर्नेंस के हवाले से दीगर मामलात। लेकिन 3 साल गुजरने के बाद अब आवाम सवाल करती है कि जो वादे, जो दावे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने से पहले और बाद में किए, वो कहाँ हैं। बहरहाल इस हवाले से किस हद तक काम हुआ, मजीद क्या कुछ करने की इस हवाले से ज़रूरत है, सारे मामले पर आज तफसील से बात करेंगे। और इसी मामले पर बात करने के लिए आज स्टूडियो साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर स्टेट बैंक और साबिक इदारा जाती इस्लाहात कमीशन के आप हेड भी रह चुके हैं, डॉक्टर इशरत हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब इक़्तिदार में आई थी, आने से पहले और बाद में भी बड़ी बात होती रही कि हम इस्लाहात करेंगे, खासकर सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के हवाले से बात होती रही है, दिगर शोबाजात के अंदर रिफॉर्म्स की। लेकिन सर, आप क्या समझते हैं किस हद तक काम हो और मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, ये बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा है। जो इस्लाहात होती हैं वो स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ से नहीं होती, उसके लिए बड़ा काम करना पड़ता है और बड़ी कंसेंसस बिल्डिंग करनी पड़ती है। क्योंकि जब भी स्टेटस को होता है तो लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। तो मैं आपको पहले ले चलता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट की जो इस वक्त फुटप्रिंट है उसको कम करने के लिए हमने क्या किया 3 साल में। 410 इदारे थे, 16 किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस थी। किसी को ये नहीं पता था कि ये कर क्या रहे हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी उनकी नहीं थी। उनको बस बजट मिल रहा था, कोई 1950 में कायम हुआ था, उसका मैंडेट ख़त्म हो गया था। तो सबसे पहला काम किया कि फेडरल गवर्नमेंट की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो ऑटोनमस बॉडीज़ हों, चाहे उनके अटैच डिपार्टमेंट्स हों, चाहे उनकी काउंसिल्स हैं, उनका एक हमने सर्वे किया कि ये करते क्या हैं और इनकी ज़रूरत है कि नहीं है। तो 1.5 साल के बाद कैबिनेट से हमने अपनी रिपोर्ट जो है वो मंजूर कराई कि 330 इदारे ऐसे हैं जिनको हमने रिटेन करना है गवर्नमेंट में। 410 में से, ठीक है। और उसमें बाकियों को या तो ख़त्म कर देना है, वाइंड अप कर देना है, लिक्विडेट कर देना है, या प्राइवेटाइज कर देना है, या मर्ज कर देना है, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे देना है। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि 18 अमेंडमेंट के बाद फेडरल गवर्नमेंट का साइज़ जो है वो तो श्रिंक होना चाहिए था, क्योंकि प्रोविंसेस को आपने ऑटोनॉमी दे दी है। यहाँ इन्होंने एक्सपेंड कर दिया। आए 10 साल में वो जो कम करना चाहिए था वो बढ़ा दिया इन्होंने। तो हमने 71,000 ऐसी पोस्टें आइडेंटिफाई की जिनको एबॉलिश करना चाहिए। नहीं, नौकरी किसी की नहीं जाएगी, लेकिन वो 71,000 पोस्ट जो थी वो रिडंडेंट हो गई हैं। और हमें टीचर्स की ज़रूरत है, हमें हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत है, हमें लॉ एंड ऑर्डर की लोगों को करना है। लेकिन ये जो क्लर्क्स हैं, असिस्टेंट्स हैं, आजकल के ज़माने में इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बड़ी हमने अहम इस्लाह की है जो हो रही है, इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रही है। सिर्फ उसमें जो इस वक्त दिक्कत आ रही है वो प्राइवेटाइजेशन की है। प्राइवेटाइजेशन का जो कानून है उसमें जो प्रोसेस है वो बड़ा लंबा है, वरना लोग इंक्लूडिंग मीडिया उंगलियां उठाने शुरू कर देते हैं कि जनाब ये तो अपने हारी मवारियों को इन्होंने बेच दिया, औने पौने दाम पे बेच दिया, और इन्होंने तो जो सिल्वर हमारी है हुकूमत की और मुल्क की उसको दांव पे लगा दिया। आपको स्टील मिल का भी याद होगा कि जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने किया, आज तक उसको हम भुगत रहे हैं। 355 मिलियन डॉलर मुझे याद आप भी थे, मिल रहे थे। और अगर उसको दे दिया जाता उस वक्त तो आज ये एक वाइबल अदारा मिलता। पता नहीं कितने अरब हम खर्च कर चुके हैं, 2015 से तो वो बंद पड़ा हुआ है। सही बात। तो ये हमने फेडरल गवर्नमेंट में इस्लाहात की, लेकिन ये एक प्रोसेस है, ये चलता रहना चाहिए। और इंशाल्लाह एक हमने कैबिनेट कमेटी ऑन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बना दी है
جس کو کہ شفقت محمود صاحب ہیڈ کرتے ہیں. اس میں منسٹرز ہیں اور سیکرٹریز ہیں, وہ ہر ہفتے ملتی ہے, وہ امپلیمنٹیشن اس کی کرتی ہے. تو ایک تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہم نے ریسٹرکچرنگ کا کیا. دوسرا 10 ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ایسی ہیں جو کہ بلیڈ کر رہی ہیں. اس میں PIA ہے, پاکستان ریلوے ہے, پاکستان اسٹیل مل ہے, پاکستان پوسٹ آفس ہے, زرعی ترقیاتی بینک ہے, اور 5 ڈسکوز ہیں پاور کی, کوئٹہ, سکھر, حیدرآباد, پشاور اور ملتان. ان کا بھی ہم نے کہا ہے کہ ان کو آپ نے کمپلیٹلی ریسٹرکچر کرنا ہے. ڈسکوز کو آپ ایسیٹس نہ بیچیں, لیکن اس کا مینجمنٹ کانٹریکٹ جو ہے وہ پرائیویٹ پروفیشنلز کو دے دیں. ابھی کیا ہے کہ وہاں پر وہی سرکاری طریقے سے کام ہو رہا ہے جس میں کہ جو کنزیومر ہے اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, بلکہ اس کی جو ٹیرف ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تبدیلی لانا ڈاکٹر صاحب لگتا ہے بڑا مشکل ہے. اگر میں آپ سے اسٹیٹ اوے ڈاکٹر صاحب یہ پوچھوں کہ سیاسی حکومتوں کی بڑی سیاسی مجبوری ہیں, ان کو بڑی سیاسی مصلحتیں, پولیٹیکل ایکسپیڈین سے کام کرنا پڑتا ہے. اب یہ PMLN ہو, پیپلز پارٹی ہو, PTI ہو, ان کے مینیفیسٹو دیکھیں آلموسٹ ایک جیسے, ریفارم اداروں کی کرنی ہے, پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا ہے, لیکن جب حکومتوں میں آ جاتے ہیں یہ سارے جو ہے نا وہ کام نہیں کر پاتے. میرا سوال آپ سے ہے کہ کتنی آپ کو لڑائی لڑنی پڑی, کتنا مشکل لگا آپ گورنمنٹ میں رہتے ہو, کیونکہ آپ تو گورنمنٹ کے لوگ نہیں ہیں نا, آپ کوئی سول سرونٹ ہے سچ نہیں. ٹھیک ہے, شروع میں آپ کمشنر تھے, وہاں سے شروع کیا آپ نے, پھر آپ انٹرنیشنل اداروں میں بھی آپ نے کام کیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں کام کیوں نہیں ہوتا, ہمارے یہاں پریشانی ہماری یہ ختم کیوں نہیں ہوتی, ادارے وائبل کیوں نہیں ہوتے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا میں جواب 2 حصوں میں دوں گا. ایک تو یہ ہے کہ عام آدمی کی زندگی کے روزمرہ کے جو مسائل ہیں, اس کے بچوں کو تعلیم ملے, اس کے خاندان میں کوئی بیمار ہو جائے تو وہ ہسپتال میں جا سکے بغیر کسی سفارش کے پیسے دیے ہوئے, اس کو پانی پینے کا ٹھیک ملے, اس کو بجلی اور گیس ملے, اس کو پبلک ٹرانسپورٹ ملے, اور اس کو وہاں پہ سوریج اور سالڈ ویسٹ ڈسپوزل ہو تاکہ گندگی نہ ہو. یہ کام جو ہے وہ آپ کی اور میری روزمرہ کی زندگی کے تقاضے ہیں. جب تک کہ آپ لوکل گورنمنٹ کو مضبوط نہیں کریں گے اور اس کو ریسورس نہیں دیں گے, آپ پشاور, لاہور, کوئٹہ اور کراچی سے بیٹھ کر یہ نظام نہیں چلا سکتے. اور 2007 میں آپ نے پتہ نہیں میری کتاب گورننگ دی انگورنبل دیکھی ہے, اس میں میں نے انٹرویوز کیے ہیں لوگوں سے. وہ کہتے ہیں کہ جی رات کے 12 بجے بھی اگر ہم یونین کاؤنسل کے ناظم کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور ہمارا کوئی کام ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ جا کے ہمارا کام کر دیتا ہے. لوکل گورنمنٹ کا یہ فائدہ ہے. ہمارا MPA جو ہے وہ تو کراچی بیٹھا ہوا ہے, ہمارا MNA جو ہے وہ تو اسلام آباد بیٹھا ہوا ہے, ہم تو اس کو مل نہیں سکتے. تو یہ چیزیں جو تھیں, اور میں کراچی میں کیونکہ میرا گھر ہے وہاں رہتا ہوں, کراچی کا نقشہ بدل دیا تھا. نعمت اللہ صاحب اولدو جماعت اسلامی سے تھے, مصطفیٰ کمال MQM سے تھے, لیکن کراچی کا نقشہ بدل گیا تھا. فلائی اوورز بننے لگے, تو پانی لوگوں کو ملنے لگا, صفائیاں بڑی اچھی ہو گئیں. تو میرا ایمان یہ ہے کہ پاکستان میں 220 ملین کو آپ سینٹر سے یا پروونشل ہیڈ کوارٹر سے بیٹھ کر کنٹرول نہیں کریں گے. آپ لوکل گورنمنٹس کو امپاور کریں, ان کو ریسورسز دیں اور ان کو کہیں کہ تم اپنے علاقے میں ٹیکس بھی. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ پولیٹیکل انٹرسٹ جو سیاسی جماعتوں کے ہیں, مشرف صاحب کے زمانے میں یہ ہو گیا تھا, لوکل گورنمنٹ کا انسٹیٹیوشن بڑا اسٹرانگلی کام کرنا شروع ہو گیا تھا. وہ جو ہم کہتے ہیں جی نیچے تک ترقی جانا, 2 اسٹیپ تک لوگوں کے چلے جانا. اب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی PMLN اور معذرت کے ساتھ یہ حکومت میں جو لوگ MNAs MPAs ہیں وہ ڈیوالو صحیح معنوں میں کرنا ہی نہیں چاہتے کہ نچلی سطح تک گیا تو فنڈ ہمارے پاس نہیں رہیں گے. اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کو آؤٹ آف دی باکس مگر PTI نے تو کیا نا. دیکھیں جو KP کا ماڈل وہاں کیا, یہاں نہیں کر پائے. پنجاب میں انہوں نے جو قانون بنایا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں آپ کو بتاؤں, جو قانون بنا ہے عمل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے وہ الگ بات ہے. عدالت سپریم کورٹ روز کہتی ہے کہ بحال کریں, ادارے بحال نہیں ہو رہے. وہ میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور کا ناظم جو ہوگا وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوگا. مشرف صاحب کے زمانے میں انڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوتا تھا. وہ ایک نقص تھا اس میں. جب وہ الیکٹ ہوگا تو LDA, سالڈ ویسٹ ڈسپوزل اتھارٹی, واسا, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, یہ سارے اس کے انڈر میں ہوں گے. اور کل اگر آپ ناظم بن جاتے ہیں اور لاہور کے ٹیکس
की सारी पावर्स जो होंगी वो आपके पास होंगी प्रॉपर्टी टैक्स की। आप तो चीफ मिनिस्टर के सामने खड़े होकर कह सकते हैं कि तुम्हारा दखल, जैसे आज वो फेडरल गवर्नमेंट के लिए कहते हैं तुम्हारा दखल अंदाजी का कोई नहीं है, मैं लाहौर को चलाऊंगा और मैं लाहौर के लोगों को क्योंकि जवाबदेह हूं तो मैंने डिलीवर करना है। ये लॉ बन चुका है, ये असेंबली ने पास किया, और आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि वहाँ जो एमपीएस थे उन्होंने उसको बड़ा रेजिस्ट किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उसको ओवर रूल कर दिया और ये कानून बन चुका है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये कानून बन जाता तो इनको बड़ा फायदा होता, लेकिन वो उस पर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ है। तो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम जब तक आप नहीं लाएंगे तो उस वक्त तक आप ये नहीं कर सकेंगे। अब ये दुनिया का दस्तूर है कि अगर मेरे गांव में स्कूल बन रहा है तो मैं टैक्स और फीस देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जो मैं टैक्स दे रहा हूं वो इस्लामाबाद में कहां जा रहा है और कहां गायब हो जाता है, तो मैं टैक्स देने में हेसिटेशन करता हूं। तो मेरा तो ये है कि आम आदमी की जिंदगी के लिए लोकल गवर्नमेंट का निजाम जो है वो बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह बात की कि तब्दीली ऐसे नहीं आती कि स्विच ऑन किया और ऑफ किया और फिर तब्दीली आ गई, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लेकिन जिस तरह से मैंने आगाज में भी बात की कि जाहिर है पीटीआई ने कहा था बहुत सारी चीजों के हवाले से, जैसे हमने पुलिस रिफॉर्म्स करनी है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स, फिर गवर्नेंस के हवाले से खासकर आम आदमी के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए कहीं हमें ग्राउंड पर सूरत हाल होती हुई नजर नहीं आती। अब 3 साल का तो तकरीबन अरसा गुजर चुका है डॉक्टर साहब, 2 साल का अरसा रह गया। आपको लगता है कि 2 साल के अंदर ये कर पाएंगे? देखिए, एक तो है कि आपने फाउंडेशन लेकर नहीं है। एक चीज जो ज्यादा लोगों को इसका इल्म भी नहीं है, मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूं कि पहले जितनी भी गवर्नमेंट की ऑटोनमस बॉडीज थी या कॉरपोरेशंस थी, उनकी अपॉइंटमेंट जो थी वो डिस्क्रिशनरी पावर थी प्राइम मिनिस्टर की। एक फोन किया और उसको बना दिया। अब ये है कि हर इदारे की चीफ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट एडवर्टाइज होगी, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे, वो शॉर्टलिस्ट तैयार होगी, शॉर्टलिस्ट के बाद उनका इंटरव्यू होगा पैनल में जिसमें के 2 इंडिपेंडेंट लोग होंगे और वो फिर मेरिट पे सिलेक्शन, मेरिट पे सिफारिशी कोई ना आए, कोई सिफारिशी ना आए, और वो फिर कैबिनेट में डिस्कस होता है पैनल बन के। ठीक है, 62 अपॉइंटमेंट्स सोनिया साहबा इस वक्त हो चुके हैं और उसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज आए हैं। हांगकांग में, सिंगापुर में, दुबई में अपनी नौकरी छोड़ के कि हमारी तो सिफारिश नहीं थी, लेकिन इस साफ शफाफ तरीके से हम सिलेक्ट हुए हैं, वो आगे हैं जो पहले पाकिस्तान में नहीं होते। ये अलग बात है कि जो लोग उन इदारों में बैठे हुए हैं, वो जो मेरिट पे चीफ एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, उनकी ज़िंदगी अजीरन कर देते हैं। ये मैं आपको सामने बिल्कुल कन्फेस करना चाहता हूँ, लेकिन ये निज़ाम जो है ये साफ शफाफ हो गया है। अब इसकी वजह से इदारों की कारदगी जो है वो बेहतर होनी शुरू होगी। वो अपनी टीम लेके आएगा, जो नया बंदा आया है, फिर उसके बाद वो अपने जो सफाई है वो करना है। रेजिस्टेंस जरूर आती है, जिसके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, जो इदारों में बैठे होते हैं, वो उसको काम नहीं करने देते। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइएगा, अभी जिस तरह सिविल सर्विस रिफॉर्म की बात होती है, इस पर भी आपने बड़ा काम किया, अपनी किताब में भी बड़ा वाज़ेह तौर पे सजेशन बाकायदा दी कि कैसे बेहतर हो सकती है। अब ये हमारे ओवर द ईयर जिस तरीके से अदारे पोलिटिसाइज हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी ख़ास तौर पर, अब भी आप देख लें कि कोई सिंध में बैठा हुआ है तो वो सिंध में बैठा हुआ है। नवाज शरीफ साहब के ज़माने में याद है कि 10 साल तक ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के 200 पुलिस ऑफिसर लाहौर में ही रहे। बिल्कुल इसी तरह आप देख लें बागी जो ये नेक्सस कैसे टूटेगा? लोग कहते हैं इसको तोड़ना बड़ा जरूरी है। नहीं, आपकी बात बचा है, और ये 3 इस्लाहात जो हुई हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो रोटेशन पॉलिसी है, ठीक है, कि अगर आपने 5 साल काम किया, अगर आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के या पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के हैं, 5 साल एक सूबे में काम किया है तो आपको दूसरे सूबे में जाना पड़ेगा या फेडरल गवर्नमेंट में आना पड़ेगा। ये रोटेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो गई है, ऑल्दो उसमें काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन में दुश्वारियां आ रही हैं, बट ये पॉलिसी हो गई है। और फेडरल गवर्नमेंट में तो अब ये है कि आपकी प्रमोशन ही नहीं होगी नेक्स्ट ग्रेड में अगर आपने फेडरल गवर्नमेंट में आके काम नहीं किया हो प्रोविंस से। तो एक तो रोटेशन पॉलिसी है। दूसरी, अच्छा साहब, जो अच्छी बात हुई है मेरी निगाह में एज ए फॉर्मर सिविल सर्वेंट, कि पहले प्रमोशन सीनियरिटी पे होते थे। ठीक है, चाहे आप गधा हो या घोड़ा हो, सबको बराबर का मिलता था। अब जो प्रमोशन पॉलिसी बनी है उसमें 40 मार्क्स जो हैं
وہ ہیں آپ کی پرفارمنس پہ. اچھا گڈ. 30 مارکس ہیں آپ نے ٹریننگ انسٹیٹیوشنس جیسے نیپا ہے یا نیشنل مینجمنٹ کالج ہے, وہاں آپ کی رپورٹنگ کیسی ہیں. اور 30% مارکس جو ہیں وہ بورڈ 15 لوگوں کا بورڈ بیٹھتا ہے, وہ پورا فیصلہ کرتا ہے. یہ کورٹ میں چیلنج بھی ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اطہر من اللہ صاحب کا بڑا زبردست ججمنٹ ہے. انہوں نے کہا اگر یہ پورا صاف ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پروسیس ہوا ہے تو پروموشن از ناٹ اے رائٹ آف دا سول سرونٹ, اور جوڈیشری ہیز نو بزنس انٹرفیئرنگ. انہوں نے جتنے بھی سپرسیڈڈ آفیسرز تھے ان کے خلاف فیصلہ کر دیا. تیسرا ہے ڈائریکٹری ریٹائرمنٹ کا, کہ ایک دفعہ آپ حکومت میں آ گئے اور آپ حکومت میں رہتے ہیں, اب یہ ہوا ہے کہ 20 سال کے بعد آپ کا پورا ریکارڈ دیکھا جائے گا. آپ سپرسیڈ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں, آپ کو بلو ایوریج رپورٹ ہوئی ہے کہ نہیں, آپ نے نیب کے ساتھ کوئی پلی بارگین تو نہیں کیا ہے. یہ بیسس پر اگر آپ کی انسیٹسفیکٹری رپورٹس ہوں گی تو آپ کو نہیں, آپ کو ریٹائرمنٹ دیا جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس سارے سیناریو کے اندر ہم نے دیکھا کہ بیوروکریسی کو, حکومت کو بھی بڑی شکایات رہی ہیں کہ بیوروکریسی تعاون نہیں کرتی, بیوروکریسی ساتھ نہیں دیتی, اس لیے حالات بہتر نہیں ہوتے, جو ٹارگٹ ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ اچیو نہیں کر پاتے. تو سر بیوروکریسی کے حوالے سے بھی شکایات ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے جیسے شام صاحب نے بتایا کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل پریشرز اتنے پڑتے ہیں کہ وہ سروائیول کے لیے پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں. لیکن اس حکومت میں جو سب سے بڑا جو میرا خیال ہے کہ سانحہ ہے وہ یہ ہے کہ آفیسرز سہم کے, جو آنیسٹ آفیسرز ہیں وہ سہم کے بیٹھ گئے ہیں کہ کل ہماری نیب میں پیشی ہو جائے گی, ہم ریٹائر بھی ہو جائیں گے, اور ہم نے کوئی فیصلہ کیا ہے وہ بعد میں فیصلہ غلط ثابت ہو جائے گا تو نیب میں جائیں گے ہمارے بچے, ہمارے گرینڈ چلڈرن, وہ کہیں گے یہ دیکھو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. FIA میں ان کی انکوائریز ہو رہی ہیں, معذرت کے ساتھ میڈیا میں ٹرائلز ہو رہے ہیں ان کے, صرف ریومرز کے اوپر یا سوشل میڈیا کے کہنے پر. پھر جوڈیشری ان کو بلا لیتی ہے اور کھڑا رکھتی ہے. سیکرٹری 22 گریڈ کا افسر ہے, اس کو آپ نے کھڑا کیا ہوا, عزت نہیں دیتے ان کو. تو اس کی وجہ سے انہوں نے فیصلے کرنے چھوڑ دیے. تو اب یہ نیب کا جو قانون آیا ہے اس میں پروٹیکشن ہوگی کہ اگر آپ کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے جس میں آپ کو یا آپ کی فیملی کو یا آپ کے دوستوں کو کوئی پیکیونری بینیفٹ نہیں ہوا ہے, not be considered as misuse of authority and NAB will have no business in interfering. اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ بیوروکریسی کو تھوڑی سی ڈھارس ملے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسٹیٹ کارپوریشن اور اس کے ساتھ ساتھ چلیں وہ بعد میں پوچھوں گا, یہ گورنمنٹ کے اداروں میں میرا خیال ہے جو سب سے اہم ہے وہ FBR ہے. جی. اب وہاں پہ ریفارمز نہیں ہو پا رہی ہیں. ایک مدت سے مجھے یاد ہے مشرف صاحب کے زمانے میں $150 ملین ورلڈ بینک نے دیا تھا ریسٹرکچرنگ کے لیے. وہ کہاں گیا, کدھر گیا؟ پھر کہا گیا جی باہر سے لوگوں کو انڈکٹ کیا جائے گا. پرائم منسٹر صاحب اتنے ناراض ہیں, وہ کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں اس ادارے کو ڈس بین کر دوں. میرا سوال آپ سے ہے سر کہ اگر محکمے کے لوگ بھی تعاون نہیں کریں اور ان کا اتنا پرفاؤنڈ فائنینشیل انٹرسٹ اس میں چلا جائے, وہ کہا جا رہا ہے کہ 3 گروپس ہیں, ایک 85% ٹریڈرز کا اور انڈسٹریز کا خیال رکھا جاتا ہے, 10% جو ہے نا وہ کہتے ہیں محکمے کے لوگ ان کا خیال وہ مال 5% کہتے ہیں وہ ٹیکس ایڈوائزر کھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ سارے معاملے میں یہ ایسا نیکسس ہے ٹوٹ ہی رہا, ریزلٹنٹلی ہمارا نہ ریونیو بڑھ رہا ہے نہ ٹیکس ایڈمنسٹریشن بہتر ہو رہی. اس کے لیے آپ بتائیے گا کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے FBR میں بھی اور ہر ٹیکس ریونیو اتھارٹی, چاہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے بورڈ آف ریونیو ہو, جہاں پہ بھی آپ نے آٹومیشن اور ڈیجیٹلائزیشن کرنا ہے. ٹھیک. اور یہ مثال میں بار بار دیتا ہوں, آپ کے کلیگز کو بھی دوسرے چینلز پہ بھی میں نے بتایا کہ ایک جو FBR کی بدنامی تھی وہ تھی کہ ایکسپورٹرز جو ہے وہ اپنے امپورٹڈ انپٹس لے کے آتا تھا اور اس کو ریفنڈ لینے میں, کیونکہ یہ ڈیوٹی فری ہے ان کے لیے, ریفنڈ لینے میں سالوں سال لگ جاتے تھے اور پیسے مانگتے تھے. ریفنڈ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں ایڈوانس ٹیکس ہی ہوتا ہے. ایڈوانس ٹیکس ہے جی ہاں, حکومت ریفنڈ اپنا پیسہ اس نے لگایا ہے, یہ حکومت کا پیسہ تو نہیں ہے. وہ 2 سال 3 سال تک, اور جب چیک بھی تیار ہو جاتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ 3% بندھا ہوا ہے, ہمیں چیک کے لیے آپ 3% دیں. یہ حال تھا. اب جو انہوں نے آٹومیشن کی ہے, فاسٹر کا جو پروگرام انہوں نے بنایا ہے, اس میں آپ نے اپنے ڈاکیومنٹس اپلوڈ کر دیے, اس کے بعد آپ نے سارے کلیمز داخل کر دیے,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो स्क्रूटनाइज होंगे कि आपके क्लेम्स ठीक हैं, डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं. अगर वो बिल्कुल सही हो गए तो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में वो चेक जो है वो चला जाएगा, आपके अकाउंट ट्रांसफर हो गया. 250 बिलियन लास्ट ईयर हुआ है और 200 बिलियन अभी तक हुए. अब कोई शिकायत नहीं आती. पीएम साहब के पास बिजनेसमैन ने आके कहा है कि जी आपकी हुकूमत से हमें एक फ़ायदा हुआ है कि ये फास्टर सिस्टम जो है इससे हमें रिफंड्स मिलने लगे हैं, अब हम बैंक से बोरोइंग नहीं करें. अब यही निज़ाम इनकम टैक्स के लिए आएगा, यही निज़ाम सेल टैक्स के लिए आएगा. लेकिन आपकी बात सही है कि रेजिस्टेंस डिपार्टमेंट में बहुत होती है, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर उनको टारगेट्स देते हैं कि ये तुमने करके देना. ओवरकम करने के लिए इस पर काम हो रहा है. बहरहाल मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं. डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा. स्टे विद अस. ब्रेक के बाद खुशामदीद. डॉक्टर साहब जरा आते हैं, टैक्स कलेक्शन के निज़ाम के हवाले से बड़ी बात होती थी कि इस निज़ाम में बेहतरी लाएगी. सर आपको क्या लगता है किस हद तक बेहतरी आई और मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, दो चीज़ें टैक्स निज़ाम के लिए होती हैं. एक होता है टैक्स पॉलिसी और दूसरा होता है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन. जी. तो यहाँ पर हमने ये किया कि जो टैरिफ्स हैं, इंपोर्ट टैक्सेस हैं, ड्यूटीज़ हैं, उसकी पॉलिसी जो है वो नेशनल टैरिफ कमीशन को दे दी. क्यों दी हमने? इसका मैं आपको जवाब दूं. जब एफपीआर होता है तो वो नहीं देखता कि इंडस्ट्री को तबाही हो रही है कि नहीं हो रही है, उसने उनसे पैसे वसूल करने होते हैं. तो पाकिस्तान में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी शुरू हो गई. लोग इंडस्ट्री नहीं लगा रहे, वो कहते हैं रियल एस्टेट में लगा दो, स्टॉक मार्केट में लगा दो, बाहर ले जाओ पैसे, बाहर ले जाओ, क्योंकि ड्यूटी स्ट्रक्चर इतना था. जब से ये नेशनल टैरिफ कमीशन बना है और एफपीआर का दखल अंदाजी ख़त्म हुई है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, इंडस्ट्री एक्सपेंड कर रही है, मशीनरी आ रही है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ थी वो हमने कम कर दी रॉ मटेरियल्स पर और इंटरमीडिएट इनपुट्स पर. जो उससे क्या हुआ है कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ गई है. तो एक तो मेरा पूरा ईमान है कि जब तक कि आप टैक्स पॉलिसी एफपीआर से नहीं निकालेंगे, हमारी इकोनॉमी जो है वो बेहतर नहीं हो सकती है. अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास हो, पॉलिसी कोई और बनाए, ये मेरा ठीक कह रहे हैं आप. तो पूरा ईमान. इसमें जो कहा जाता है कि जी टैक्स कलेक्टर का और टैक्स पेज का जो कनेक्शन है इसको खत्म, वो ऑटोमेशन से होगा. ऑटोमेशन से वो ऑटोमेशन से होगा. पॉलिसी इधर आप अलग करें. अब हमने कहा है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस की पॉलिसी है, जो हमने इनडायरेक्ट की तो उधर टैरिफ की उधर दे दी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, ये अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास होनी चाहिए. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को पता है कि कितने लोग जो हैं वो अपनी आमदनी का कितना हिस्सा जो है वो टैक्सेस में. आजकल तो डेटाबेस सबकी है, नादरा की डेटाबेस है, टेलीकॉम सेक्टर की डेटाबेस है, बैंकों की डेटाबेस है, वो सारी आपने इंटीग्रेट कर दी. तो एहतिशाम साहब 2 चक्कर दुबई के लगा रहे हैं, एक नई गाड़ी ले रहे हैं, लेकिन अपने टैक्स में जो है वो दिखा रहे हैं कि मेरी 10,000 रुपये टैक्स बनता है ना. वो डेटाबेस जो है वो आपको बता देगी कि नहीं जी इनका 10,000 नहीं बनता, इनका तो 1,00,000 रुपये बनता है. तो ये डेटाबेस जो है वो बताएगी कि कितना किसका टैक्स बन रहा है. अब 7 मिलियन फाइलर्स में से सिर्फ 3 मिलियन इस वक्त अपने फाइल कर रहे हैं, और जो वो कर रहे हैं कोई 10,000 दिखा रहा है, कोई 20,000 दिखा रहा है. तो ये कंसीलमेंट ऑफ इनकम जो है, अगर ये खत्म हो जाए और आप 7 मिलियन लोगों को लेके आए, आपको टैक्स का मसला नहीं होगा. अल्लाह करे ऐसा हो जाए. अभी तक देखें एज वी स्पीक इतनी रेजिस्टेंस है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं. अभी 30 तारीख को इन्होंने ट्रेडर्स ने धरना देने की बात की है, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने. बिल्कुल. अभी मसला क्या है, देखें वो 50,000 की शर्त थी कि आईडी कार्ड, खरीदार कोई और है, लेने वाला कोई और है, वो दुकानदार नहीं मानता, वो कहता है जी मैं नहीं मानूंगा. अभी आप देख लें कि दुकानों पे एक चिप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं लगाने दे रहे. क्या हमें पता चल जाएगा कितनी इनकम है? एक ही. और दूसरा डॉक्टर साहब ये जो कहा जा रहा है कि जी सिर्फ 2 टैक्सेस रह जाएंगे, इनकम टैक्स और सेल टैक्स, आपके ख्याल में ये काफ़ी होंगे? फिर ये इनडायरेक्ट टैक्सेस, माचिस की आप डिबिया लेते हैं उस पर भी टैक्स, वो तो सेल टैक्स होगा ना. हाँ जी, हाँ जी. ये कैसे खत्म होंगे डायरेक्ट टैक्सेस? अब क्या हो रहा है कि इस वक्त आपने सेल टैक्स इंपोर्ट्स पे भी लगाया हुआ है और आपने इंपोर्ट ड्यूटी भी लगाई हुई है. तो जो आपकी कॉस्ट है
वो उससे बढ़ जाती है। ठीक है। क्यों? आपका डायरेक्ट टैक्स इज ओनली 35% ऑफ द टोटल टैक्स। दुनिया में क्या होता है कि कम से कम 50% जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस आते हैं। ठीक है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो 7 मिलियन फाइलर्स हैं जिनका के बनता है हक कि वो टैक्स पे करें, अगर आप उसमें 2 मिलियन या 3 मिलियन टैक्स फाइलर जो हैं वो अपने टैक्सेस देने शुरू कर दें, तो ये बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसका आम आदमी के ऊपर, चाहे वो रेहड़ी वाला हो, चाहे वो आपका स्टेटस का बंदा हो, उसके ऊपर बोझ पड़ता है। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें जो आर्गूमेंट देते हैं वो 7 मिलियन वाले ये आर्गूमेंट देते हैं कि जी हम तो टैक्स नेट में आ गए, हम तो फंस गए। नहीं फंसे नहीं, वो सर ये कह रहे हैं कि आप 22 करोड़ की आबादी में, और आपको याद होगा 2.5 से 3 मिलियन नए 3 लाख नए टैक्स पेयर तलाश किए गए थे। वो कहते हैं जी जो नई टैक्स दे रहे, जिनके पास सब कुछ है, उनसे नहीं ले रहे, आप आ जाके हमसे ही नहीं उनसे नहीं ले रहे। हाँ जी, ये मैंने आपको बताया 1.5 मिलियन से 3 मिलियन जो हुए हैं, ये 1.5 मिलियन नए टैक्स पेयर हैं। ठीक है। और मैं कह रहा हूँ वो 4 मिलियन जो रह गए हैं वो भी नए टैक्स पेयर्स होंगे। अच्छा। मैं उनकी बात कर रहा ठीक है। हूँ, मैं वाइडनिंग ऑफ टैक्स नेट की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। मेरा अपना एज एन इकोनॉमिस्ट ये यकीन है कि अगर आप सेल टैक्स जो है वो 17% से कम करके 10% कर दें, और इनकम टैक्स जो है वो 30% से और 20% या 15% कर दें, आपको ज़्यादा टैक्स मिलेगा। क्योंकि लोग जो हैं वो इवेड नहीं करेंगे। जितने हाई टैक्स रेट्स होते हैं उसमें इवेशन ज़्यादा होता है। जितने आप कम करेंगे तो लोगों को इतना बोझ नहीं पड़ेगा और आपका रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा। हमने 17% रखा हुआ इसलिए कि 3 लाख रजिस्टर्ड सेल टैक्स के हैं, 1 लाख उसमें से पे कर रहा है। तो हमें ये चाहिए कि वो जो 2 लाख नहीं पे कर रहे हैं उनको जाके टैप करें। वो जो 4 मिलियन डायरेक्ट फाइलर्स हैं जो कि कुछ नहीं दे रहे हैं उनको टैप करें, एग्जिस्टिंग के रेट्स जो हैं वो कम करें। एक चीज़ डॉक्टर साहब जो सियासी भी हो जाती है और हर लिहाज से मेरा ख्याल है दारा जाती रिफॉर्म में आती है, वो पुलिस रिफॉर्म्स है। नवाज शरीफ साहब के ज़माने में पहली गवर्नमेंट में याद है शहबाज शरीफ साहब ने किया था जी कि हम कोई भी आदमी जो है ना SHO भर्ती करेंगे वो ग्रेजुएट होगा और ये हम पूरा का पूरा निज़ाम तब्दील कर देंगे, नए लोगों को लेके आएंगे। डॉक्टर साहब आज छोटे से लेके बड़ा आदमी जो है ना वो भुगत रहा है पुलिस की वजह से, नाजायज़ सब कुछ पता नहीं क्या क्या, और सब दुनिया जानती। अब इसमें कहा जा रहा है कि जी बिल्कुल वो उर्दू में कहते हैं तरक्की माकूस, नीचे से नीचे जा रहे हैं, वहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। इसका क्या हाल है? देखो उसका तरीक़ाकार ये है कि जब आसिफ खोसा साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसमें सारे IG पुलिस थे, रिटायर्ड लोग भी थे और कुछ और एक्सपर्ट्स थे। उन्होंने एक पुलिस रिफॉर्म के ऊपर पूरी रिपोर्ट बनाई। जितनी पुलिस रिफॉर्म पे रिपोर्टें मैंने देखी हैं, मेरा ख्याल है किसी और सब्जेक्ट पे इतनी रिपोर्ट नहीं है। ठीक है। तो मेरा सिर्फ अर्ज़ करना ये है कि जिस पे सुप्रीम कोर्ट भी तैयार है और फेडरल गवर्नमेंट भी तैयार है, इसको इम्प्लीमेंट करें। झगड़ा कहाँ पड़ गया है? झगड़ा पड़ गया है प्रोविंसेस और फेडरल और सुप्रीम कोर्ट का। प्रोविंसेस कहती हैं कि हम अपना कानून बनाएंगे, सिंध का अपना कानून है पुलिस का, KP का अलग 18वीं तकनीक के बाद कहते हैं जी अब तो अपने फंक्शन डिवॉल्व हो गए जी। हाँ, तो जब तक कि वो कन्विंस नहीं होंगे कि ये जो रिफॉर्म्स हैं, ये कानून जो है पुलिस ऑर्डर 2001 आपको याद होगा, जी, वो अगर कानून बन जाता है सारे प्रोविंसेस में, तो आप देखें कि पुलिस में इम्प्रूवमेंट हुई है। और याद होगा आपको कि KP में मरहूम वाजिद के ज़माने में जब वो IG थे, उन्होंने वही ऑर्डर जो था पुलिस ऑर्डर वो नाफिज कराया। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बंद हो गई, लोगों की मर्जी से पोस्टिंग्स ट्रांसफ़र नहीं हुई और वो आम आदमी भी थाने में जाने से डरता नहीं था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक के प्रोमिसेस तैयार नहीं होंगे, आपने मुझसे पूछा था कि जी आपको क्या दिक्कतें आनी हैं। जब मैं अपनी रिपोर्ट्स प्रोविंसेस में लेके गया, उन्होंने कहा जी आप इसको महदूद रखें तो फेडरल गवर्नमेंट तक, अब आपका हमारे ऊपर कोई इख्तियार नहीं है, हम जो हैं ऑटोनोमस हैं। और जब तक कि आप प्रोविंसेस में ये रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स का असर जो है वो नीचे तक नहीं जाएगा। लोकल गवर्नमेंट लेके आए, प्रोविंसेस को जो है वो रिफॉर्म्स के लिए तैयार करें, जब जाके
आम आदमी की जिंदगी पे असर। बेहतर होगी। और एहतशाम साहब, ये बड़ा अहम मसला है पुलिस रिफॉर्म्स जो हैं, क्योंकि एक ऐसा मसला है कि अवाम को सबसे ज्यादा अगर किसी इदारे से शिकायत हैं तो वो पुलिस है, और आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि लोगों में डर खौफ आ रहा है और एतमाद होता जा रहा है। इस पर मजीद भी बात करेंगे, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, अब की जो स्टेट कॉर्पोरेशन है वहाँ जो सालाना हमें खसारा भरना पड़ रहा है, जो नुकसान हो रहा है, आप देखें PIA खसारे में, उसे प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा है, सियासी तौर पर क्या मुश्किलात हैं सर, क्या रेजिस्टेंस आ रही है? मैंने एक कैबिनेट से रिपोर्ट अप्रूव करवाई है। PIA को इस वक्त जब उसके एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो हैं वो 450 बिलियन के हैं, कोई प्राइवेट पार्टी आने के लिए हाथ नहीं लगाएगी। तो उसका तरीका ये था, यानी 450 अरब के सालाना, उसका नहीं सालाना नहीं, क्यूमुलेटिव लॉसेस पिछले 10 सालों में जो लॉसेस थे वो एक्यूमुलेट हो गए। वो सारे गवर्नमेंट के हैं या गारंटीड हैं या बैंकों से लिए हुए हैं, तो कोई हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है। उसका जो हल है वो ये है कि आप PIA को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। एक कंपनी बनाएं PIA की जो इस वक्त है, और सिर्फ आप उसको महदूद कर दें कि जहां एथनिक पाकिस्तानीज़ की ट्रैफिक है या डोमेस्टिक ट्रैफिक है, आप 30 जहाज़ जो हैं गैस गज़लर्स को ख़त्म करें, एफिशिएंट लीज करें और उनको आप चलाएं। और ये 400 बिलियन जो हैं ये पार्क कर दें आप इन द बेड कंपनी, जो गवर्नमेंट जो है उनके साथ रीस्ट्रक्चरिंग करे वो 400-450 बिलियन की, और इनको एक पैसा गवर्नमेंट आइंदा ना दे। साइमल्टेनियसली दोनों काम हो सकते हैं। ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो इस वक्त नुकसानात हैं वो खत्म हो जाएंगे। दूसरा, 14,000 में से सिर्फ इनके पास 7,000 लोग होने चाहिए, तो 4,000 तो पहले ही चले गए हैं, अब रह गए 10,000। 10,000 में से 3-4 हज़ार हमने कहा कि 5-6 इनकी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कोई PIA या कोई एयरलाइन की एक्टिविटीज़ नहीं है, ये आउटसोर्स करें, तो उसके साथ 4,000 लोग जो हैं चले जाएंगे। तो इस वक्त जो एम्प्लॉई एयरक्राफ्ट का रेशो 450 है वो घट के 250 हो जाएगा, और जो दुनिया में हर जगह पे होता है, तो ये एफिशिएंट हो जाएगी। तो ये हमने प्रेजेंट की है रिपोर्ट। अब देख कैसे दरामद होता है, इस पे क्या होता है। 2 चीज़ें डॉक्टर साहब, वक्त कम है, हम चाहते हैं ज़्यादा बात हो जाए। एक तो बताएं कि 3 साल आपने सर्व किया, आपको डेफिनेटली कहा गया होगा कि रुके आपने करने में, 3 साल के लिए हम चले गए। अब 2 साल हुकूमत के पास रह गए हैं। आपके ख्याल में 2 साल के बाद हुकूमत अदारों को बेहतर करने के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर भी है, पुलिस है और चीज़ें, आपके ख्याल में कितनी तैयार होगी 2 साल के बाद, चाहे और इलेक्शन जीतने की पोजीशन में हो? देखिए, ये सवाल मैं जवाब इसका डायरेक्टली तो नहीं दे सकता, क्योंकि 2 साल में क्या होगा वो तो पार्टी और हुकूमत डिसाइड करेगी। लेकिन जो एक काम हुआ है वो ये है कि पूरा एक जो रिफॉर्म का प्लान है वो अप्रूव हो चुका है कैबिनेट से, और कुछ होने वाला है, पाइपलाइन में है। लेकिन एक काम मैंने जो किया, और PM साहब ने उसको बड़ा सपोर्ट किया, जैसे ECC है, आपको पता है कि सारे जितने इकोनॉमिक फैसले होते हैं उसकी मॉनिटरिंग वो करते हैं। इस तरह हमने कैबिनेट कमेटी ऑन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बना दी है, जो हर हफ्ते मिलती है, और उसको शफकत महमूद साहब चेयर करते हैं, उसमें परवेज़ खटक साहब भी हैं, फ़खर इमाम साहब भी हैं, सेक्रेटरीज भी हैं। वो मॉनिटर कर रही है कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसकी रिपोर्ट जो है वो कैबिनेट के पास जाती है। तो मैं बिलीव करता हूँ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में, कि इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड ना करे कि जी इशरत हुसैन साहब चले गए तो अब ये रिफॉर्म्स का निज़ाम जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। ये तो चलता रहना चाहिए, दिस इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। जैसे आपने फरमाया था कि जी ये तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलती है, इसकी एकदम से स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होता। तो मैंने वो इंस्टीट्यूशनल कमेटी जो है उसके ऊपर दारोमदार है कि वो कितना इसको आगे लेके जाता है। इम्प्लीमेंटेशन हम हमेशा से ये सुनते हैं कि बहुत प्लान बन जाते हैं, आगे अमल दरामद नहीं होता। सही कह रहे हैं। हुकूमत तब्दील होती है तो वो जो किया धरा थोड़ा बहुत किसी ने किया वो भी खत्म हो जाता है। देखिए, मेरे ऊपर जो ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है कि जी आपने स्टेट बैंक का नक्शा बदल दिया, आपने IBA कराची का नक्शा बदल दिया।
मैं उनको कहता हूँ यार मैं तो वहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव था, स्ट्रेटजी भी मैं बनाता था और एग्जीक्यूट भी मैं करता था, इम्प्लीमेंट भी यहाँ करता था। यहाँ तो मैं एडवाइजर था, अनइलेक्टेड था। जो फैसले हैं वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इलेक्टेड मिनिस्टर्स को करने हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी उन्हीं को करनी है, क्योंकि पॉलिटिकल कॉस्ट होती है। मैं तो टेक्नोक्रेट हूँ, मुझे तो अपनी जो टेक्निकल चीजें हैं वो उनको बतानी है। इसका झगड़े का भी नुकसान हुआ मुंतखब और जो मुंतखब नहीं हुकूमत? नहीं, मैं तो बड़ा यकीन करता हूँ कि सिर्फ मुंतखब जो हैं उनको पावर्स होनी चाहिए, मुझे कोई पावर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो इलेक्शन में कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे गलत फैसलों का क्यों मुंतखब जो इलेक्टेड वो क्यों भुगते हैं? तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ कि जो फैसले होने चाहिए वो डेमोक्रेसी में इलेक्टेड लोगों को करने चाहिए। लेकिन सर फिर ओनरशिप भी तो वो ले ना। नहीं, हम मशवरा दे सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमारे सारे मशवरे माने। एक तो मुझे सिर्फ ये एक होता है कि हम जो टेक्नोक्रेट्स हैं ना, हम बड़े एरोगेंट होते हैं। हम समझते हैं कि हमारे पास सारी दुनिया के हल हैं और ये लोग जो हैं ये कुछ नहीं कर सकते। ये गलत चीज़ है। अच्छा। वो अवाम ने उनको वोट दिया है, आप उनकी मदद करें, आप उनको हेल्प करें, फैसिलिटेट करें, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। सही। अब ये कह रहे हैं कि आपने पॉलिसी बनाना है, इम्प्लीमेंट करवाना बेसिकली जो है वो मुंतखब नुमाइंदों का काम है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का, एहतिशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।